हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं उन सभी प्रश्न के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले भी हैं। तो अच्छे से इसको देख लीजिए क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे। यदि किसी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो का एक मूल माइनस टू है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे हल। हल करने के लिए हम इसको लिखेंगे हल, क्योंकि हमें दोस्तों बोर्ड एग्जाम देना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना ही होगा जिससे कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे दिया गया है, दिया है दिया है। अब दिया क्या है इसको आप लोग देख लीजिए। दिया है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये आपके क्वेश्चन दिया गया है और इसका एक मूल दिया गया है। तो बोलेंगे यहाँ पे के का मान के लिए, के मान के लिए, के मान मान के लिए। अब के मान के लिए क्या होगा? हम यहाँ पे x के स्थान पे हमें माइनस का टू रखना होगा, तो यहाँ रखेंगे माइनस टू का स्क्वायर प्लस के माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ओके फ्रेंड्स, अब माइनस टू का स्क्वायर 4 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है तो टू के हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 और माइनस का 6, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 के कुछ इसी तरीके से रहेगा। अब फ्रेंड्स, क्या करना है? इस माइनस 2 के को हमें क्या करना है? लेफ्ट राइट साइड लाना है जिससे कि ये प्लस हो सके। तो इसको लिखेंगे माइनस टू इक्वल टू प्लस का 2 के। अब के की वैल्यू निकालने के लिए हमें के को यहाँ रोक के रखना है और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 को डिवाइड कर देना है और यहाँ पे डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग को जो के की वैल्यू होगी ये 1 आ जाएगी। तो दोस्तों, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में हर बार आता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का नंबर आता है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख के ही जाइएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन भी होता रहता है। कह रहा है कि यहाँ पे बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे -3, 5 ये आपको बिंदु दिया गया, कह रहा है कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है मैं इसको समझा देता हूँ। दोस्तों, एक ट्रिक है। अब ट्रिक कौन सी है इसको समझ लेते हैं। तो ट्रिक है, यदि x अक्ष से पूछेगा, यदि यदि x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी, तब दोस्तों आपको क्या बताना है? यहाँ पे तब बताना है y वाला मान, y वाला मान। मतलब ये x होता है और ये y होता है। तो अगर x से पूछेगा तो y वाला मान बताना है। यदि यदि y अक्ष से दूरी पूछेगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा, तब क्या बताना है? x वाला मान बता देना है। x वाला मान, ये आपकी क्या है? ये ट्रिक है। तो आपको क्या बताना है? यहाँ पे x वाला मान बता देना है। तो दोस्तों, सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको x वाला मान क्या करना है? यहाँ पे बता देना है। तो ये -3 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। मैं इसको अच्छे से सॉल्व कराने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिए, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। कह रहा कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे वो लोग यहाँ पे दिया है
दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात क्या दिया है? 27:64। दोस्तों जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गोला होता है उसमें केवल एक ही चीज ऐसी है, जैसे इसका जो गोले का आयतन होता है दोस्तों, यहाँ पे गोले का जो आयतन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन क्या होता है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वैल्यू है 4/3, ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, मतलब कि फिक्स होती है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। पाई अपने आप में ये भी फिक्स है, चेंज कौन होगा? आर होगा, क्योंकि जितना त्रिज्या कम होगी उसका आयतन उतना ही कम होगा, जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही उसका आयतन बढ़ जाएगा। दोस्तों ये निर्भर किस पे करेगा? रेडियस पे, मतलब त्रिज्या पे। लिखेंगे यहाँ पे r1 का स्क्वायर अनुपाते r2 का क्यूब, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर नहीं, क्या रहेगा? यहाँ पे क्यूब रहेगा, क्योंकि आयतन क्या होता है? क्यूब में। यहाँ पे 27 अनुपाते क्या दिया गया है? 64। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या निकालेंगे? r1 और r2 का अनुपात निकाल लेंगे। तो r1 अनुपाते r2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27, क्योंकि यहाँ पे अगर क्यूब इस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, अनुपाते क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट दोस्तों यहाँ निकाल लीजिए, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है, और 64 का कितना होता है? 4 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे r1 और r2 निकल गया। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे बोलेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अभी दोस्तों हमने बताया कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे कर देंगे r1 का स्क्वायर अनुपाते r2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर अनुपाते 4 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9:16। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये आपको जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसको अगर डिटेल में आ जाए क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अब अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक तो क्रमागत बोल रहा है, एक बोल रहा है विषम, और भी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो दोस्तों हमें मानना सिखाया है आप लोगों को, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हम क्या क्या मानेंगे? बोलेंगे यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, तो यहाँ पे मानेंगे पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 2x + 1 और दूसरा हो जाएगा 2x + 3। तो इस तरीके से ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गए जो कि विषम है। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? बोलेंगे यहाँ पे दोनों का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा +2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 290 हो जाएगा, यहाँ पे 290। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, मतलब 4x आएगा। ओके, अब यहाँ पे
2x प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x इक्वल टू 290। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हमें क्या करना है, ये स्क्वायर जो जिसमें लगा है उसको प्लस कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो x वाला है उसको प्लस कर लेना है, और जो नंबर्स हैं उनको प्लस कर लेने हैं। ये तीन तरीके जो दिए गए हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे 12x कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 290। अब दोस्तों हमें इस नंबर को भी इस तरफ लाना है जिससे कि एक इक्वेशन बन सके। तो 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10 माइनस 290। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 280। ओके दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे इसका फैक्टर बनाना है, इस वाले का, इस नंबर का फैक्टर बनाना है। ठीक है, इसका हमें क्या कर लेना है, फैक्टर्स बना लेना है। अब जब फैक्टर्स में देखिए इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे चलिए कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 में भी 8 आता है और यहाँ पे 8 इसमें भी आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे डिवाइड, तो 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 होता है। तो यहाँ पे 8 कॉमन ले लीजिए, 8 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 3 जा और 8 5 जा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। 8 जाएगा 0 के पास और एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसका ऐसा फैक्टर करना है, इसका हमें ऐसा फैक्टर करना है जिससे कि यहाँ पे ये 2 आ जाए, ऐड करने या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम 35 का क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास मिलता है 7 × 5 = 35। अगर मैं 7 में से 5 को घटाता हूँ तो 2 आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 5x और माइनस का 35 यहाँ पे है तो 35 लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ कॉमन बनना है इसमें, और इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x और यहाँ पे x बचेगा प्लस 7, यहाँ पे माइनस का 5 ले लीजिए कॉमन, क्योंकि -5 इसमें भी है और -5 का टेबल इसमें भी है। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 7 जा 35। अब दोस्तों यहाँ पे x प्लस 7 सेम है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए x प्लस 7 और x माइनस 7, यहाँ x माइनस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको मान निकाल लेना है, x माइनस बोलेंगे यहाँ पे दोनों से इफ x माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0, x का मान क्या आएगा यहाँ पे 7, ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो पॉजिटिव है तो माइनस में वैल्यू क्यों आएगी, माइनस में तो आ ही नहीं सकती, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे अमान्य हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे अमान्य, मान्य नहीं है। अब बोलेंगे यहाँ पे एंड इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी मानी जाएगी। तो बोलेंगे यहाँ पे x का मान आ गया। अब जो धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान हम कहाँ रखेंगे, इसी पर रखेंगे, इन्हीं पर रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, इसी पर रख दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं। अब दोस्तों बोलेंगे यहाँ पे क्रमागत संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं,
क्या हो जाएंगी 2 इंटू 5 प्लस 1 पहली संख्या हो जाएगी, हो जाएगा 5 टू 10 और 11 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 इंटू में 5 प्लस में 3 हो जाएगा यहाँ पे 13। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, बट दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये एग्जाम में 100% आएगा, ये गारंटी है हमारी। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले धनात्मक संख्या लिखेंगे, बोलेंगे यहाँ पे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। कह रहा है कि यहाँ पे समांतर माध्य, तो बोलेंगे यहाँ पे समांतर माध्य इक्वल टू समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे सभी नंबर्स को क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जितने नंबर्स है उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। यहाँ पे 5 नंबर्स हैं टोटल, सबको प्लस कीजिए। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 हो जाएगा यहाँ पे 30/5 काट दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे समांतर माध्य। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको सॉल्व करेंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए हमें, तो दोस्तों क्या करेंगे 156 को यहाँ पे नोट कर लेंगे 156, और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 1 3, 3 3 9, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा। दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, जिससे कि आपको वीडियो लंबा ना हो। दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे बिंदु P इक्वल टू इतना, P इक्वल टू इतना और यहाँ पे Q इक्वल टू इतना के बीच की 10 मात्रक है, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हल, P पॉइंट दिया गया है, P 2, -3 और यहाँ पे दिया गया है Q 10, Y। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 होता है, ये x2 होता है। y1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बोलेंगे दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से क्या होता है, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी आपको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कितना दिया गया है 10। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 10 इक्वल टू रूट ऑफ x1 का मान कितना है 2 है, और x2 का मान कितना है यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 है, और y2 कितना है y है का होल स्क्वायर। दोस्तों रूट इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 में से 10 जाएगा तो -8 बचेगा, -8 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे
8 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -3 माइनस का वाई स्क्वायर। अब 64 किस तरफ लाइए तो हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस का 64 इक्वल टू 100 माइनस 64। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस या प्लस लगेगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब दोस्तों यहाँ इक्वल लग जाएगा -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे 100 में 64 जाएगा, 36 बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट इस तरफ आएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। माइनस का 3, स्क्वायर रूट नहीं लगेगा दोस्तों, स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर बस ओनली 36 का 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का वाई, माइनस का 3 यहाँ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का वाई। अब यहाँ पे 9 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का वाई, और वाई का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 9। इस तरीके से दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे माइनस का 9। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों घड़ी की सुई कैसे होती है? सिंपल सी बात है कि ये सर्किल ही होती है, सर्किल टाइप में होती है। तो एक सर्किल मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा सर्किल। ओके, थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए। ये हो गया आपका सर्किल, और यहाँ पे बीच में क्या होता है? सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो घड़ी की सुई की मिनट की सुई है, कह रहा कि लंबाई कितना? 14 सेमी। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये घड़ी की सुई की मिनट, घड़ी की मिनट की सुई है। ओके फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि यहाँ पे लंबाई टोटल कितना है? यहाँ पे लंबाई है ये टोटल मिला के 14 सेमी। तो दोस्तों यहाँ पे सर्किल में जो सेंटर से यहाँ पे सरकमफ्रेंस को मिलाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ओके, अब कह रहा है कि 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1 मिनट का निकालेंगे। तो दोस्तों 1 मिनट में कितना सुई चलेगी? यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। दोस्तों 1 मिनट में, दोस्तों 5 मिनट में टोटल मिला के जो घड़ी होती है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे दिया गया है आर, त्रिज्या, त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14 सेमी। अब आपको यहाँ पे एक तरीके का क्या बन गया? ये वृत्त त्रिज्य खंड बन गया, सेक्टर बन गया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कुछ जो सर्किल होता है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ही मिला दूँ, अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे ही मिला दूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये त्रिज्यखंड हो गया। और कह रहा है कि यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? तो थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल कितना होता है? 360। बोलेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 मिनट, 60 मिनट घूमती है तो यहाँ पे एक बटे क्या हो जाएगा? 60, और 360 का, 360 का इस तरीके से कट जाएगा। 36 कितना बनेगा? ये 6 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बनेगा 1 मिनट में कितने का बनेगा? 6 डिग्री बनेगा। दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यही फार्मूला लगने वाला है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपान में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम। थीटा कितना है? 6 है, अपान में 360 हो जाएगा, इंटू में पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 14 है। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 6 36, 60 आ गया।